सरकार जो कर रही है, आप बहुत बड़ा बजट का आकार दिखा करके हमको आप नहीं लुभा सकते हैं। हम आपको गठरी दिखा दें जो हमारे गठरी में बहुत पैसा है, इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आपके जेब में कितना जाने वाला है, आपके घर में कितनी खुशहाली उससे आने वाली है, ये मायने रखता है। भवनहीन विद्यालय चल रहे हैं, भूमिहीन विद्यालय चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत बड़ा बजट दिखा करके क्या कीजिएगा? सबसे पहले ज़रूरत इस बात की थी, शरीर में पहनने के लिए वस्त्र नहीं हुआ, माथा पर मुकुट पहनाने चले हैं, क्या हो जाएगा इससे? 88,000 की वैकेंसी निकाले, 50-55 हज़ार का रिजल्ट दिए, 40,000 का योगदान कराए। ये आईवास करने से क्या होगा? ये आंकड़ों की बाजीगरी करने से क्या होगा? दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बिस्वाजी जी। साफ तौर पर जिस तरीके से इन दिनों बजट को लेकर के चर्चा हो रहा है, कहा जा रहा है बिहार का जो शिक्षा का बजट है सबसे ज़्यादा बजट है, और आपके बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षा का व्यवस्था को सुधारने के लिए आप आए हैं, क्योंकि पहले वो शिक्षक थे, टीचर थे, शिक्षा में जो चौपट व्यवस्थाएँ थी उसके आप गुनहगार पहले हुए, फिर आपको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया सिस्टम के द्वारा, आप तब जीत में एमएलसी बने। तो क्या आप बनिए, सुधारिएगा सिस्टम को? देखिए, हम तो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं। शिक्षकों के प्रोन्नति के सवाल से लेकर के शिक्षकों के वेतन विसंगति के, आज भी हमारा एक सवाल था, आप देखे होंगे कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति के मामले को लेकर के था हमारा। तो हम तो शिक्षकों के लिए ही जीते मरते हैं, सभी लोग जानते हैं। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, बेरोजगार, शिक्षित जो भी हैं, इनकी समस्याओं को लेकर हम उठाते रहें। तो ये जो सरकार जो कर रही है, आप बहुत बड़ा बजट का आकार दिखा करके हमको आप नहीं लुभा सकते हैं। हम आपको गठरी दिखा दें जो हमारे गठरी में बहुत पैसा है, इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आपके जेब में कितना जाने वाला है, आपके घर में कितनी खुशहाली उससे आने वाली है, ये मायने रखता है। तो सरकार ने जो कुछ भी बनाया है, अब आप बताइए कि यह कितना हास्यास्पद है कि आप एक और आप AI बेस्ड एजुकेशन की बात करने के लिए चले हैं, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की बात करने चले हैं, और आपके पास क्लासरूम्स नहीं है। आपके पास में जब क्लासरूम नहीं है, मैंने तो पिछले दिनों दिखाया था आपको, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर हमने दिखाई थी जी। तो आप जो देखते हैं कि जब विद्यालय नहीं है, भवनहीन विद्यालय चल रहे हैं, भूमिहीन विद्यालय चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत बड़ा बजट दिखा करके क्या कीजिएगा? सबसे पहले ज़रूरत इस बात की थी, शरीर में पहनने के लिए वस्त्र नहीं हुआ, माथा पर मुकुट पहनाने चले हैं, क्या हो जाएगा इससे? किसी के सर पर सीधे ताज बांध देने से कोई राजा नहीं हो सकता है। आप जिस प्रकार से आईवास कर रहे हैं, गरीब के बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी? पूरे राज्य में मैं चुनौती देता हूं शिक्षा मंत्री जी को कि पूरे राज्य में एक भी मध्य विद्यालय मुझे बता दीजिए जहां पर विषयगत शिक्षक हों, सभी विषयों के शिक्षक। RT एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, ये 26 चल रहा है, 16 वर्ष बीत गए, और 16 वर्षों की अवधि में क्या आप आज तक बच्चों को उनके शिक्षा का जो अधिकार था, जो वैधानिक प्रावधान बनाए गए थे, क्या आज उसको आप लागू कर सके? आप कह रहे हैं हम इतने शिक्षक बहाल कर दिए, तो आप कितना बहाल कर दिए, उससे हमको क्या बनता बिगड़ता? गरीब के बच्चा को क्या बनता बिगड़ता? उसको विषय वाइज टीचर तो नहीं मिल पाया ना। 3-4 में फिर 45,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। वो 88,000 जो है निकाले थे वैकेंसी पिछले बार, बहाली कितने की किए थे? 88,000 की वैकेंसी निकाले, 50-55 हज़ार का रिजल्ट दिए, 40,000 का योगदान कराए। ये आईवास करने से क्या होगा? ये आंकड़ों की बाजीगरी करने से क्या होगा? अगर मंशा आपकी अच्छी है तो आप सही तरीके से कैलकुलेशन कराइए कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, विषयवार आप पूरा आंकड़ा दीजिए कि विषयवार किस विषय के कितने शिक्षक हैं, कितने की आवश्यकता है, और पूरी पारदर्शिता के साथ आप वैकेंसी निर्धारित करिए ना। चोरा छिपा के काहे तय करते हैं? कौन तय करता है? ये कभी देखें हैं किस आधार पर वैकेंसी का निर्धारण किया गया है? बच्चों के ड्रॉप आउट को लेकर के सवाल जब हुआ तो उन्होंने बताया कि 1% ड्रॉप आउट है अभी। आप क्या मानते हैं, 1% ही ड्रॉप आउट है? तब उन्हीं से पूछिए कि 1% ड्रॉप आउट है, तो स्कूलवा में जब जाइएगा निरीक्षण करने के लिए, तो किस स्कूल में 100% उपस्थिति रहती है, सो बताइए। एक ड्रॉप आउट होता है कि विद्यालय से बच्चे पूर्णतः जो है उनका नामांकन, नाम कट गया, छोड़ करके बिल्कुल चले गए, तो वह कंप्लीटली विद्यालय छोड़ देते हैं, तो आप उनको ड्रॉप आउट कहते हैं। और प्रतिदिन जो उपस्थिति नहीं हो पा रही है, क्या इसको आप किस रूप में आप लेंगे? अभी तो ड्रॉप आउट का ही एक रूप है ना कि जब विद्यालय में आप जा रहे हैं, नामांकन है, जिस विद्यालय में जाइएगा 2,500 नामांकन है, अब बच्चा आया 50 वो, यह क्या है? क्या हो रहा है? आप कभी भी क्या अभिभावकों को कभी बाध्यकारी कोई प्रावधान आप बनाए हैं कि हाँ अपने बच्चों को हर हाल में भेजें? क्या आपने उन बच्चों की चिंता की है कि किन परिस्थितियों में बच्चे नहीं आ रहे हैं? जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर,
मेहंदी नहीं रचाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम। ये जो है आप आदर्श की बात मत करिए, जो रोटी के सवाल पर जूझ रहे हैं उनको आप ये बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब मत दिखाइए। तो क्या आपकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि शिक्षकों को लेकर के आप बात करते हैं, सदन में आपकी बात सुनी जा रही है, उठाई जा देखिए ऐसा है कि सत्य को स्वीकार करना, अगर हमसे कोई पूछे कि पुरुषार्थ क्या है तो मैं कहूँगा कि सत्य को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ। सत्य को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सच्चाई को, हकीकत को जब हम बता रहे हैं तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम पहले ही से मान लिए हुए हैं कि हम जो हैं, हम दुनिया के अंतिम सत्य हम ही हैं। तो दुनिया का अंतिम सत्य जब आप खुद को मान लीजिएगा तो दूसरे की बात आप थोड़ी सुनिएगा, और नहीं सुनिएगा तो फिर आपको सुनाने से क्या होगा, हल्ले करने से क्या होगा। हम लेकिन लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें हम आईना दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो जनता सब देखती है और जनता आपको जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजवासी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, शिक्षकों को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, और पहले ये शिक्षक थे और उसके बाद जब इनके साथ सिस्टम ने गलत किया तो ये इन्होंने इस्तीफा दे करके एमएलसी के चुनाव लड़ा, फिर जीत करके और सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।